आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। काफ़ी दिनों से मैं कुछ कार्य में व्यस्त होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आज मैं आप लोगों के चूँकि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम डेट लगभग क्लियर हो चुका है कि अप्रैल में होगा, तो उसी को दृष्टिकोण करते हुए आज मैं टीजीटी पीजीटी आर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय ऐतिहासिक चित्रकला एवं मूर्तिकला के दूसरे पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न काफ़ी पसंद आएंगे और अगर आप लोग इस चैनल पर बने रहेंगे तो जितने भी पॉइंट्स हैं या जितने भी एमसीक्यू हैं मैं आप लोगों के बीच लेकर आऊँगा और साथ में मैंने जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को भी वह वन लाइनर है, उस नोट्स को भी मैं आप लोगों के बीच अपलोड करूँगा। इससे आप लोगों को अपनी परीक्षा की तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय ऐतिहासिक सॉरी आज का टॉपिक है भारतीय ऐतिहासिक चित्रकला एवं मूर्तिकला का पार्ट 2। और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मूर्तिकला की वह शैली क्या है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही। तो मूर्तिकला की वह शैली क्या है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही, तो वह है गांधार शैली। वह कौन सी शैली है? वह है गांधार शैली। गांधार शैली भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से गांधार शैली में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ, तो मूर्तिकला की वह शैली क्या है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही? वह है गांधार। गांधार शैली भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से गांधार शैली में व्यक्त किया गया है और इसे ग्रीको बुद्धिस्ट भी कहते हैं, हाँ, या फिर ग्रीको रोमन भी कहते हैं। अगर ग्रीको रोमन भी पूछा जाए तो गांधार ही शैली है। ठीक है, चलिए। यह मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में यह शैली प्रभावित रही और इस शैली का जो समय काल है, अगर समय काल पूछेगा तो वह है कुषाण वंश। कुषाण वंश का जो शासन काल है वह गांधार शैली का समय काल है। नेक्स्ट, कनिष्क की मूर्ति किस काल में बनी थी? कनिष्क की मूर्ति किस काल में बनी थी? तो इसका उत्तर होगा कुषाण काल में। कनिष्क की मूर्ति किस काल में बनी थी? कुषाण काल में। कनिष्क जो थे यह कुषाण वंश के एक प्रतापी राजा थे और कनिष्क के शासन काल में ही गांधार और मथुरा कला का विकास हुआ था। तो कनिष्क की मूर्ति किस काल में बनी थी? कुषाण काल में। नेक्स्ट, मगध राज्य की नींव किसने डाली थी? मगध राज्य की नींव किसने डाली थी? तो मगध राज्य की नींव बिंबिसार ने डाली थी। किसने डाली थी? बिंबिसार ने। बिंबिसार का जो शासन काल था वह 544 से 492 बीसी था। 492 ईसा पूर्व। मगध राज्य की नींव किसने डाली थी? बिंबिसार ने। नेक्स्ट, पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे? तो पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे? पुष्यमित्र। इसका उत्तर होगा पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग ने ही 1884 बीसी में, मतलब 1884 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग वृद्धरथ के शासनकाल में किस पद पर कार्यरत था? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पुष्यमित्र शुंग जो था यह वृद्धरथ का सेनापति था। वृद्धरथ का सेनापति था और वृद्धरथ के ही हत्या करके पुष्यमित्र शुंग की
शुंग वंश की नींव डाली। शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश था। शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश था। ठीक है। नेक्स्ट, कौन से स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे? कौन से स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे? तो जो गांधार कलाकार थे, गांधार शैली के जो कलाकार थे, वह बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे। वह बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे। नेक्स्ट, ये भी एक चीज यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गांधार शैली में जो मूर्ति बनी है वह किस पत्थर से बनी है? तो वह काले स्लेटी पत्थर से बनी है। काले स्लेटी पत्थर से बने हैं। और जबकि मथुरा शैली में जो मथुरा शैली में जो मूर्ति बने हैं वह किस पत्थर से बने हैं? तो वह रेड स्टोन से बने हैं, मतलब लाल बलुआ पत्थर से। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा कि कुषाण काल के जो दो प्रमुख शैली थे, गांधार और मथुरा। गांधार शैली में जो मूर्ति बनी थी वह काले स्लेटी पत्थर से बनी थी, और मथुरा शैली में जो मूर्ति बनी थी वह रेड स्टोन से बनी थी। यह प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? तो सांची स्तूप जो है यह ब्राह्मी लिपि में इस पर संदेश खुदा हुआ है, क्योंकि सांची स्तूप की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। सांची स्तूप की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी, 250 बीसी के आसपास। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सांची का स्तूप, अगर आपसे निकट शहर पूछे कि सांची का स्तूप किस शहर के निकट है, तो सांची का स्तूप जो है यह भोपाल शहर के निकट है। यह भोपाल के निकट है। भोपाल के निकट है। और किस जिले में स्थित है? तो यह रायसेन जिले में है। यह रायसेन जिले में है। ठीक है। और सांची के स्तूप पर पहुंचने के लिए कैसे पहुंचा जा सकता है? ट्रेन से। तो ट्रेन से बीना और भोपाल के बीच, बीना और भोपाल को जाने वाली ट्रेन, बीना और भोपाल को जाने वाली ट्रेन से इस स्थान पे हम पहुंच सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सांची के कितने तोरण द्वार हैं? सांची के कुल 4 तोरण द्वार हैं। कितने तोरण द्वार हैं? 4 हैं। नेक्स्ट, अशोककालीन किस स्तंभ के परगहे को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त है? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चिन्ह जिसको बोलते हैं, वह कहाँ से लिया गया है? तो वह सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ कहाँ पर है? सारनाथ वाराणसी में है। वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट, मूर्तियों पर विशिष्ट ओपदार पॉलिश किस काल की विशेषता थी? तो मूर्तियों पर जो विशिष्ट ओपदार पॉलिश की जाती थी वह मौर्य काल की विशेषता है। ओपदार पॉलिश इसलिए की जाती थी ताकि दूर से ही जो संदेश खुदा हुआ है, मतलब कि स्तंभ पर या पत्थरों पर, शिलालेख जो भी हैं, जो संदेश उस पर खुदा हुआ है वह दूर से दिखाई दे, इसलिए उस पर पॉलिश की जाती थी। नेक्स्ट, काष्ठ के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है। काष्ठ मतलब लकड़ी। लकड़ी, पत्थर और ईंटों, इन तीनों का प्रयोग किस युग में अधिक हुआ था? तो यह मौर्य काल में अधिक हुआ था, क्योंकि मौर्य काल में जो महल बनाए जाते थे वह भी लकड़ी के ही थे। जैसे पाटलिपुत्र के जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था
वह लकड़ी का था, वह लकड़ी का था। उसे राजप्रसाद बोला जाता है और वह महल उस समय विश्व के आश्चर्यजनक महलों में था। नेक्स्ट, अमरावती स्तूप किस नदी के तट पर स्थित है या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अमरावती का जो स्तूप है, यह अमरावती का स्तूप कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अमरावती स्तूप की खोज किसने की थी, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो अमरावती स्तूप की खोज कर्नल मैकेंजी ने की थी। कर्नल मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में 1797 एडी ईस्वी में मैकेंजी ने कर्नल मैकेंजी ने इसकी खोज की थी। किसने? कर्नल मैकेंजी ने। 1797 एडी में कर्नल मैकेंजी ने इसकी खोज की थी। यह कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अमरावती स्तूप जो है वह आंध्र सातवाहन काल की है। अमरावती स्तूप जो है वह आंध्र सातवाहन काल की है। और यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस स्तूप में संगमरमर का प्रयोग हुआ है? किस स्तूप में संगमरमर का प्रयोग हुआ है? तो अमरावती स्तूप में ही संगमरमर का प्रयोग हुआ है। अमरावती स्तूप में ही संगमरमर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में संबंधित है। बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था? बुद्ध ने पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। अपने पांच भिक्षुओं को बुद्ध ने पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। तो जो उन्होंने पहला प्रवचन दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो यह इसका उत्तर होगा सारनाथ। नेक्स्ट, पटना का यक्ष और दीदारगंज की यक्षी बनाई गई है। पटना का यक्ष और दीदारगंज की यक्षी बनाई गई है किससे? चुनार सैंडस्टोन से। चुनार सैंडस्टोन से। नेक्स्ट, मथुरा संग्रहालय से प्रदर्शित परखम यक्ष किस काल से संबंधित है? तो मथुरा संग्रहालय से प्रदर्शित परखम यक्ष जो है यह मौर्य काल से संबंधित है। यह किस काल से? मौर्य काल से। नेक्स्ट, स्तूप के किस भाग को हार्मिका कहते हैं? तो स्तूप का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसी को हार्मिका कहते हैं। अंड या हेमिस्फीयर का जो ऊपरी भाग होता है उसी को ही हार्मिका कहते हैं। नेक्स्ट, प्राचीनतम गुफा प्रवेश द्वार का नाम बताएं जो काष्ठ अलंकरण की अनुकृति है। तो प्राचीनतम गुफा प्रवेश द्वार का नाम बताएं जो काष्ठ अलंकरण की अनुकृति है। तो इसका उत्तर होगा लोमस ऋषि गुफा। लोमस ऋषि गुफा। नेक्स्ट, सारनाथ स्तंभ के 4 शेरों की अभिव्यक्ति को निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी जाती है? तो इसकी संज्ञा है नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम। नेक्स्ट, रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ स्थित है? तो रामपुरवा बुल कैपिटल जो है यह राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, मौर्य काल में निर्मित रामपुरवा बुल कैपिटल किसके बीच में है? अब यहाँ पर प्रश्न घुमा दिया कि मौर्य काल में निर्मित रामपुरवा बुल कैपिटल किसके बीच में है? तो यह राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के बीच में है। नेक्स्ट, अशोक स्तंभ किससे बने थे? अशोक स्तंभ किससे बने थे? तो इसका उत्तर होगा चुनार सैंडस्टोन। चुनार सैंडस्टोन से अशोक स्तंभ बने थे। नेक्स्ट, लाट व परगहा किसके अंग है? लाट व परगहा किसके अंग है?
मौर्ययुगीन स्तंभों के। लाट व परघा किसके अंग है? मौर्ययुगीन स्तंभों के। अशोका पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है, उसकी ऊंचाई कितनी थी? तो अशोका पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है, उसकी ऊंचाई 9.7 मीटर है। कितना है? 9.7 मीटर है। नेक्स्ट, बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? तो बौद्ध भिक्षु जो थे वह विहार में रहते थे। किसमें रहते थे? विहार में रहते थे। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? तो मौर्यकालीन स्तंभ, अशोक के जो मौर्यकालीन स्तंभ थे, उस पर किस देश का प्रभाव है? तो उस पर ईरान का प्रभाव है। नेक्स्ट, सारनाथ स्थित लायन शीर्ष किस माध्यम में? सारनाथ स्थित लायन शीर्ष किस माध्यम में निर्मित है? तो लायन शीर्ष जो है यह चमकदार पत्थर, इसका उत्तर होगा चमकदार पत्थर के माध्यम में निर्मित है। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया है? लोमस ऋषि की गुफा में। लोमस ऋषि की गुफा में। नेक्स्ट, सुल्तानगंज बुद्ध की आदमकद ताम्र प्रतिमा किस काल की है? सुल्तानगंज बुद्ध की आदमकद ताम्र प्रतिमा किस काल की है? तो यह गुप्त काल की है। नेक्स्ट, भारतीय स्थापत्य कला के पहले सरोतोभद्र मंदिर का नाम क्या है? तो भारतीय स्थापत्य कला के पहले सरोतोभद्र मंदिर का नाम है देवगढ़ में दशावतार मंदिर। इस मंदिर की जो वास्तुशैली थी वह कैसी थी? वह नागर शैली में बनी थी। यह मंदिर जो है यह नागर शैली में बनी थी और इस मंदिर का जो समय काल है वह 425 एडी है। अर्थात यह मंदिर जो है यह गुप्त काल में बनी थी। यह गुप्त काल में बनी थी। ठीक है, यहाँ से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो यही हैं। नेक्स्ट, हाँ, यह मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह मंदिर ललितपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, विष्णु प्रतिमा में गदा को किस प्रतीक के रूप में अंकित किया गया है? तो विष्णु प्रतिमा में गदा को सहचरी के रूप में अंकित किया गया है। किसके रूप में? सहचरी के रूप में अंकित किया गया है। नेक्स्ट, गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया गया है? तो गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह जो है वह कालीघाट में मिला है। कालीघाट से पाया गया था। गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ से पाया गया है? वह कालीघाट से पाया गया है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो भारतीय ऐतिहासिक चित्रकला एवं मूर्तिकला के कुछ प्रश्न थे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आज उन प्रश्नों पर चर्चा किया और उम्मीद है कि अगर आप लोग इस चैनल पर बने रहेंगे और इस चैनल से अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अपनी परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा, लेकिन आपकी परीक्षा में यहाँ से काफ़ी मदद मिलने वाली है। मैं छोटे छोटे वीडियो ही अपलोड करूँगा, अधिक से अधिक 20 से 25 मिनट की वीडियो रहेगी या कभी हो सकता है कि 30 मिनट की ही वीडियो हो और इतने में ही आपका 60 से 70% क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, आपकी तैयारी निश्चित रूप से अच्छी होगी। धन्यवाद।